किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजल सिंह। हेलो किसान आप किसानों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी विभिन्न विषय आप किसानों के लिए लेकर आते हैं। और हमारे कार्यक्रम की खास बात ये भी है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान होता है, वो भी लाइव। इससे जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ रहते हैं जो कि विषय से जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुँचाते हैं और आपकी आशंकाओं और आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज हेलो किसान में हम किस विषय को आपके लिए लेकर आए हैं। आज का हमारा विषय है श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण यानी मिलेट्स और नए बागों की स्थापना, ये हमारा दूसरा विषय है। तो दोनों विषय से जुड़े विशेषज्ञ हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहेंगे। और आपको बता दें कि आप अपने सवाल हम तक हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पहुंचा सकते हैं। हमारा नंबर नोट कर लें 1800-113060। दूसरा नंबर भी नोट कर लें 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके साथ ही आपके लिए हमारा एक व्हाट्सएप नंबर भी उपलब्ध है। अब आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देखिए 8800520717। इस पर आप अपने सवाल टेक्स्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ईमेल आईडी भी आपको पता है hellokisan2015@gmail.com, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख पाएंगे hellokisan2015@gmail.com। और आगे बढ़े अपने विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाएं। उससे कुछ खास बातें जिनका आपको ध्यान रखना है वो ये कि जब भी आप कॉल करें नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से ही कॉल करें जहां पर बहुत शोर ना हो, ताकि स्पष्ट रूप से हम सुन सकें। अपना नाम बताएं, अपने क्षेत्र का नाम बताएं और अपनी बात को कम शब्दों में कहने का प्रयास करें। और टेलीविज़न को बात करते वक्त म्यूट रखें। व्हाट्सएप जब आप अपने सवाल करें या फिर ईमेल करें तो उसमें भी अपना नाम और अपने क्षेत्र का नाम ज़रूर बताएं। और यहाँ भी इस बात का प्रयास करें कि कम शब्दों में ही ज़्यादा बात आप लिखने की कोशिश करें। हमें पूरी आशा है कि हमारे दर्शक इन सभी बातों का अवश्य ध्यान रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय का उपयोग हो सके और हम अधिक से अधिक कॉल्स का जवाब दे सकें। आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के जो दो मेहमान हैं उनसे। हमारे साथ डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी हैं जो कि स्टूडियो मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। और जो हमारा आज का एक और विषय है यानी नए बागों की देखभाल, इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पर चर्चा करेंगे। और बागों से जुड़ा हुआ या फलों की बागवानी से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो उससे भी आप राधा मोहन जी से उसके बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर चमनदीप कौर जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चमनदीप जी। मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, नमस्कार जी। आप वैज्ञानिक है कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर राजस्थान में। और जो हमारा दूसरा विषय है यानी मिलेट्स श्री अन्न की प्रसंस्करण की आज हम बात करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण इससे कैसे करें जिससे मूल्य संवर्धन भी होता है और इससे हमारे किसानों की आय में भी वृद्धि होती है और उपभोक्ताओं को भी अच्छे विकल्प मिल पाते हैं। तो सरकार की क्या योजना है, किस तरह की यहाँ पर स्कीम्स हैं जिसको अपनाकर हमारे किसान श्री अन्न के प्रसंस्करण में आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसी तरह से हम बागों की भी बात करेंगे। नए बाग अगर आप लगा रहे हैं या फिर आपके बाग पहले से हैं तो उनकी देखभाल कैसे करें। तो चलिए अब बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले फलों की हम बात करते हैं। फल हमारे पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये स्वादिष्ट भी होते हैं और साथ ही हमारे पोषण के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे में इस वक्त जो हमारे किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं, फलों के बाग लगाते हैं, उनके लिए समय क्यों बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है? हाँ देखिए, फल अगर देखा जाए तो दो तरह के होते हैं। एक तो पर्णपाती होते हैं जिनके पत्ते सर्दियों में गिरते हैं, और एक वो फल होते हैं जो सदाबहार फल वृक्ष होते हैं।
जो मैदानी क्षेत्रों में लगाए जाते हैं। तो सदाबहार फल वृक्षों के लगाने का सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है जुलाई और अगस्त का महीना, क्योंकि पर्याप्त पानी होता है ज़मीन में भी और वातावरण में भी पर्याप्त नमी होती है। तो जो हम पौधे लगाते हैं उनकी मृत्यु दर बहुत कम होती है। तो इसलिए जुलाई और अगस्त का जो महीना है वो सर्वोत्तम माना जाता है। हालांकि रोपण हम फरवरी और मार्च में भी कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त रोपण के बाद गर्मी बढ़ती है। अगर आपके पास सिंचाई के समुचित साधन नहीं है तो उसके बाद जो है मृत्यु दर पौधों की बहुत बढ़ जाती है। तो इसलिए बेहतर है कि हमारे किसान भाई अगर जुलाई और अगस्त में पौधरोपण करेंगे तो ज़्यादा पौधे जिंदा रहेंगे उनके, और उनको गैप फिलिंग कम करनी पड़ेगी और बाग की वृद्धि भी अच्छी होती है। बिल्कुल। तो देखिए ये बहुत बेसिक बातें हैं, लेकिन आप जो किसान बागवानी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने फलों के बाग लगाए, वो जानते हैं कि बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको पूरा फल लेना है, पूरी लाभ अगर आपको प्राप्त करना है। आगे इस पर बात होगी। आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। आप अपने सवाल हम तक ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नंबर लगातार हम टेलीविजन स्क्रीन पर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर चमनदीप जी से। डॉक्टर चमनदीप, मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए जी। तो मैम आपसे मैं बात करूंगी श्री अन्न के बारे में, लेकिन पहले हम देख लेते हैं नए बागों से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। पारंपरिक फसलों की खेती के अलावा फलों की बागवानी भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है। इस समय कई तरह के फल बाग लगाए जा सकते हैं। किसान आम, अमरूद, आंवला, लीची, केला और पपीता के बाग लगा सकते हैं। इनके अलावा ये समय जामुन, कटहल, नींबू और बेर के नए बाग लगाने के लिए भी एकदम सही है। नए फल बाग लगाने के लिए ऐसी जमीन का चयन करना चाहिए जिसमें जल भराव नहीं हो। साथ ही जमीन भी पथरीली नहीं होनी चाहिए। जल भराव वाली भूमि में पौधों की जड़ों का सही तरह से विकास नहीं हो पाता, जिससे पौधे जल्दी ही सूख जाते हैं। बाग लगाने वाली भूमि में पानी की निकासी के लिए जमीन को समतल करके जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। कंकड़ पत्थर वाली जमीन में बागवानी नहीं होती। जहाँ भी पानी नहीं भरता है वहाँ टपक सिंचाई के माध्यम से बागवानी कर सकते हैं। जहाँ पानी की पूरी व्यवस्था है वहाँ बाग लगाना अच्छा रहता है। पानी कम होने पर पेड़ सूखने लगते हैं। इसके अलावा किसान बाग लगाने से पहले मिट्टी की जांच भी जरूर कराएं। मिट्टी की जांच कराने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपकी जमीन बाग लगाने लायक है या नहीं। पौधों की रोपाई से पहले मिट्टी का पीएच मान सही होना भी जरूरी है। अगर बाग लगाना चाहते हैं तो बाग को नीलगाय, सुअर, चिड़िया और पक्षियों आदि से बचाने के लिए भी उपाय जरूर करें। रिपोर्ट देखी जिसमें हमने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं। अगर आपके भी कोई सवाल है, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो हमें ज़रूर कॉल करें। आइए बात करते हैं चमनदीप जी से। चमनदीप जी, मुझे सुन पा रही हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है। हेलो चमनदीप जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? मैम आपकी आवाज़ हाँ जी जी, आपकी आवाज़ भी मुझ तक पहुँच रही है। चमनदीप जी, जो हमारा आज का एक और विषय है मिलेट्स यानी श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण, और पूरी दुनिया मान चुकी है कि मिलेट्स हमारे पोषण के लिए बहुत ज़रूरी है। भारत को मिलेट्स का एक हब माना जा रहा है और श्री अन्न को लेकर हमारी सरकार भी बहुत सारे कदम उठा रही है। तो ऐसे में श्री अन्न हमारे किसानों की आय के लिए, किसानों के लिए और खेती के तौर पर कितना महत्वपूर्ण है? मैम जैसे श्री अन्न जो है वो न्यूट्रिशनली तो हमारे लिए बेनिफिट है ही सबके लिए, और साथ साथ कृषि के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। जिस तरीके से अगर हम बात करें कि ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड के अंदर इंडिया नंबर फर्स्ट पे आता है उसको ग्रोइंग से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो, और सेकंड नंबर पे चाइना आता है जो लगभग 2% ग्रो करता है, बट इंडिया था चमनदीप इकोनॉमिकली भी बहुत फायदेमंद है। जी चमनदीप जी, आपकी आवाज़ बीच में गायब हो गई। जी आपकी आवाज़ बीच में गायब हो गई थी चमनदीप जी। जी बिल्कुल। तो चलिए हम आगे अब रिपोर्ट देख लेते हैं। मिलेट से जुड़ी, श्री अन्न के खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी ये रिपोर्ट देखते हैं। आइए।
श्री अन्न को ही मोटा अनाज और पौष्टिक अनाज भी कहा जाता है। श्री अन्न का इस्तेमाल हम खुद अपने खाने के लिए और पशु आहार के रूप में भी करते हैं। हरित क्रांति के बाद मानव उपभोग के लिए गेहूं, चावल और मक्का को वरीयता दी जाने लगी और श्री अन्न की उपेक्षा की जाने लगी। हालांकि ये उपेक्षित फसलें शुष्क और अर्धशुष्क इलाकों के कम संसाधन वाले किसानों के लिए मुख्य आहार और पोषण का स्रोत बनी रहीं। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन और पोषण सुरक्षा में कमी पूरे विश्व में चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे में श्री अन्न अपनी पौष्टिक गुणवत्ता और जलवायु अनुकूल प्रकृति के कारण फिर से महत्व प्राप्त कर रहे हैं। अपने पौष्टिक गुणों के अलावा ये रोजगार का जरिया भी बनते हैं। जी हाँ, श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण करके कई तरह के उत्पाद बनाकर अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। जैसे बाजरे की बात करें तो प्रसंस्कृत बाजरे के आटे से कई मूल्यवर्धित उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इससे मुरमुरा, उपमा, लड्डू, चपाती, पास्ता, नूडल्स, पिज्जा बेस, बिस्कुट, ब्रेड और केक बनाया जा सकता है। ज्वार से चॉकलेट, मफिन्स, पानी पूरी और बर्फी के साथ समोसा भी बना सकते हैं। वहीं मडुआ से डोसा और नमकीन तैयार कर सकते हैं। बता दें कि चावल और गेहूं जैसे अधिक खपत वाले अनाजों की तुलना में श्री अन्न में पौष्टिक मूल्य अधिक होते हैं। श्री अन्न कैल्शियम, आयरन और फाइबर से भरपूर होते हैं। श्री अन्न के इन्हीं सब फायदों को देखते हुए शिशु आहार में भी श्री अन्न का उपयोग बढ़ रहा है। तो ये थे श्री अन्न से जुड़ी हमारी रिपोर्ट, जिसे मिलेट, मोटा अनाज, पोषक अनाज के तौर पर भी हम जानते हैं। और ये हमारी कृषि का पुराना एक कह सकते हैं दौर फिर से लौटकर वापस आ रहा है, जब हमारे किसान इसे न सिर्फ मुख्य फसल के तौर पर अपना रहे हैं, बल्कि हमारे थाली में भी श्री अन्न मिलेट्स फिर से अपनी जगह बनाने में कामयाब हो रहे हैं। आगे बात करेंगे प्रसंस्करण किस प्रकार से किया जा सकता है, क्या सरकार की कोई योजना है जिससे इसे और प्रोत्साहित किया जाए, कैसे इसकी यूनिट स्थापित की जा सकती है, किन किन चीज़ों का प्रसंस्करण किस किस तरह से किया जा सकता है, आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारी फ़ोन लाइन्स चालू है, व्हाट्सएप नंबर भी आपके लिए चल रहा है। आप ज़रूर अपने सवाल हम तक कॉल करके या फिर व्हाट्सएप नंबर पर अपने टेक्स्ट के माध्यम से या वॉइस नोट के माध्यम से अपना सवाल हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अब सर बात करते हैं सबसे पहले बागों के बारे में। आपने बताया कि कैसे ये समय जो है नए बागों की स्थापना के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यही है कि जब भी कोई किसान बाग लगाने की सोचेगा तो उसके मन में यही विचार आएगा कि किस चीज़ का बाग लगाऊं। एक तो वहाँ की उसके यहाँ की वेदर कंडीशंस क्या है, ये भी काफ़ी कुछ निर्भर करता है, भौगोलिक स्थिति कैसी है, पानी कैसा है। तो किन बातों को ध्यान में रखते हुए वो फल का चुनाव करे जिससे उसे फ़ायदा रहे। हाँ, देखिए सबसे पहला स्टेप जो आता है वो ये है कि हम क्या लगाएं। और इस बात को लगाने के लिए आवश्यक है कि आपको वहाँ की जो क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ बरसात कितनी होती है, या बरसात जो है कम होती है तो हमारे पास सिंचाई के क्या साधन हैं। तो उसके अनुसार अगर आपके पास सिंचाई के साधन कम हैं तो आप ऐसी फसल लगाएंगे जो सूखे के प्रति प्रतिरोधी हो। जैसे हम बात करेंगे आंवला वहाँ लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं, कटहल लगा सकते हैं, है ना, शरीफा लगा सकते हैं। और अगर वहाँ पर्याप्त सिंचाई के साधन हैं तो हम वहाँ नींबू वर्गीय फलों का चुनाव कर सकते हैं, वहाँ आम लगा सकते हैं और अमरूद लगा सकते हैं। तो हमें वहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता होना चाहिए, वहाँ तापमान कितना जाता है, कम सबसे कम कितना जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना जाता है, क्योंकि जब सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे तभी हम फल का चुनाव कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप है कि हम किस फसल को लगाएं और हमारे यहाँ कितनी बरसात है और कितना जो है हमारे पास सिंचाई का साधन है। तो इसके हिसाब से हमें सबसे पहला स्टेप है हमारा कि हम किस फल का चुनाव करें। जी, तो आगे हम अभी तो ये तो बात हुई कि कौन कौन सी बातों को ध्यान में आपको रखना है जब आप फल का चुनाव करें, और आगे मैं अलग अलग जो सर जोन्स हैं उनके हिसाब से किन फलों का चुनाव किसान कर सकते हैं उस पर भी मैं बात करूंगी। और प्रजातियां कौन सी लें, अगर आपने सेब लिया है तो सेब की प्रजाति कौन सी हो, संतरे के बारे में बात करें, जो मुख्य रूप से जो मोटे तौर पर जो प्रचलित फल हैं। अब एक कॉलर है नंद स्वरूप जी हैं जिन्होंने बाराबंकी से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। नंद स्वरूप जी बताइए क्या। नमस्कार। मैं ये चाहता हूँ कि पोषक अनाज है, गुड़ का खजाना, सस्ता और सुगंध इन्हें खेतों में उगाना। तो हमारे जो श्री अन्न होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, जैसे ज्वार होता है, रागी होता है, कुट्टी होती है, कंगनी, सावा, बाजरा, दान दाना, कुट्टी,
तो इसको हमें किस हिसाब से हमें बनाना चाहिए, इसका भंडारण या इसका किस हिसाब से करना चाहिए जिससे अधिक समय तक हमारा भंडारण हो सके, अधिक समय तक हमारा चल सके। देखते पहला सवाल तो आपका ये कि कैसे इसे बनाना चाहिए, भंडारण के बारे में। हाँ ठीक है, 2 सवाल हैं आपके। और डॉक्टर चमनदीप जी, हमारे दर्शक हैं नंद स्वरूप मिश्रा जी, ये जैसा कि उन्होंने जिक्र किया मिलेट्स के बारे में, आपने सवाल सुना होगा, तो क्या करना चाहिए, कैसे बनाएं? और मेरे को मैम ऑडिबल नहीं था मैम इनका। अच्छा, मैं दोहरा देती हूँ। नंद स्वरूप जी का ये है कि कैसे, क्योंकि पोषण के हिसाब से बहुत अच्छे होते हैं, तो इनको कैसे बनाया जाए, और दूसरा ये कि इनका भंडारण कैसे किया जाए, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो मिलेट्स हैं उनके भंडारण को लेकर भी काफ़ी चुनौतियाँ रहती हैं, शेल्फ लाइफ कम रहती है इनकी, तो इनका दूसरा सवाल ये था। हाँ बिल्कुल। देखिए जो ये मिलेट्स हैं उसको हम बहुत सी रेसिपीज हैं, आजकल तो नए नए आइडियाज लोग लेकर के आए हैं, रेस्टोरेंट भी मिलेट बेस्ड खोलते हैं या नई नई कैंटीन्स जो होती हैं उनमें भी लॉन्च करते हैं, तो उससे वो काफ़ी अच्छे व्यंजन भी बना सकते हैं। हम बात करें मिलेट्स, बाजरे हैं, उसके चीले भी बनते हैं, उसके बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, भले वो बाजरा हो, भले रागी हो, भले से हम उसके सामक बोले या और भी हम जितने भी तरीके के जो मिलेट्स हैं उनका उपयोग करके उनको अपने डेली यूज़ में भी ला सकते हैं, और एज कमर्शियल हम रेस्टोरेंट है या प्रोसेसिंग यूनिट, बेकरी यूनिट खोल करके भी हम उसका फ़ायदा ले सकते हैं। और जहाँ तक हम भंडारण की बात करते हैं किसान के तौर पर, तो उसके लिए बहुत से, देखिए आजकल ऐसा है कि ओवर 12 मंथ्स तक अवेलेबल रहता है सारा का सारा भंडारण, मार्केट से भी आप लेके आते हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा हमको उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो थोड़े से हमको डालने पड़ते हैं, या जो कुछ दवाइयाँ हैं उनका उपयोग करके हम भंडारण करते हैं, तो वो ज़्यादा लंबा चल पाते हैं। उस चीज़ के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा अगर हमको शेल्फ लाइफ उसकी बढ़ानी है तो। ठीक है, एक और दर्शक है विपिन है जिन्होंने सागर मध्य प्रदेश से कॉल लगाया है। विपिन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताएं क्या प्रश्न है, किस विषय पर जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। मैम बागों के बारे में मैं जानना चाह रहा था, और सवाल दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण है। सवाल मेरा मैम ये था कि बागों के बारे में ये जानना चाह रहा था कि बाग किसी भी तरीके के लगाना चाहते हैं, किसी भी फलदार पेड़ों को, तो वातावरण और जलवायु तो आवश्यक है, लेकिन मेरा सवाल में था कि क्यों ना ऐसा सोचा जाए कि जो फल हम दूसरे राज्यों से लाते हैं या फिर जो फल हमारे यहाँ अधिक होते हैं उन बागों को ना लगाएं, क्योंकि जो फल हमारे यहाँ नहीं पाए जाते हैं, क्या ऐसा सोचा जा सकता है ऐसे फलों को भी हम लगा सकते हैं जो फल हमारे राज्य में या जिले में ना हो और दूसरे राज्यों से आते हैं, क्या ये संभव है? अच्छा ठीक। देखिए हर फल की एक अपनी जलवायु है, ठीक है, जो जलवायु उचित है आपके क्षेत्र के लिए। आप देखते होंगे कि आपके यहाँ अगर आम ऐसे ही जम जाता है तो वहाँ पे आम की खेती बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन उसमें समझदारी की बात यह है कि हम कौन सी प्रजाति लगाएं। जो प्रजाति आपके यहाँ हो रही है आप उसको ना लगाएं। सर आम बात बता ही रहे तो आम की प्रजातियों के बारे में भी देखिए, जैसे आम प्राय तौर पे जो हमारी ट्रेडिशनल वेराइटीज हैं, लंगड़ा, दशहरी, चौसा, जो उत्तर भारत में अक्सर लगाई जाती हैं, जो एक साल फल देती हैं, एक साल नहीं देती, तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा कि अगर आम अब आपको अगर हमारे संस्थान से लेना है तो हमारी जो प्रजातियाँ हैं वो हर वर्ष फल देती हैं, जिनमें बहुत पुरानी प्रजाति से लेकर आज तक हम 10 से 12 प्रजातियाँ जो है आम की विकसित कर चुके हैं, जिसमें आम्रपाली है और मल्लिका है, और उसके बाद पूसा प्रतिभा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा लालिमा, पूसा पीताम्बर, और पिछले 2 सालों में हमारी 2 प्रजातियां और आई हैं, पूसा दीपशिखा और पूसा मनोहरी। इसके अलावा नींबू वर्गीय फल की हमारी कई प्रजातियां आ चुकी हैं नई। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा न सोचें कि ये फल पहले से हो रहा तो हम इसको क्यों लगाएं, आप उस प्रजाति से भी डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं अपने क्षेत्र में। तो हो सकता है, मतलब जो वहाँ पर होता है वहाँ के लिए। अन्यथा आपको अगर आप दूसरे राज्यों का फल अपने यहाँ लगाते हैं तो पहले आपको उसको लगा के देखना पड़ेगा कि उसकी उपज कैसी है, क्या वो व्यावसायिक स्तर पर आपको उपज दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके साथ साथ आपके पास कृषि विज्ञान केंद्र है, दूसरी चीज़ें हैं। तो जब भी आप बाग लगाएं तो उनसे जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे एक बार राय जरूर ले लें कि हम कौन सा बाग लगाएं, कौन सी प्रजाति लगाएं, पौधा हम कहाँ से खरीदें, किस तकनीक से लगाएं। अगर आप इन सारी बातों को प्लान करके चलते हैं तो निश्चय ही आपका जो बाग होगा वो व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। और सर डॉक्टर शर्मा, हमने अक्सर देखा भी है कि जैसे विपिन जी का भी सवाल था कि
जब हम किसी फल के बारे में बात करते हैं तो ऐसी ऐसी जगहों से फ़ोन आता है कि क्या मध्य प्रदेश में सेब की खेती हो सकती है, क्या उत्तर प्रदेश में हम केसर उगा सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि किसान नए नए विकल्प तलाशता है, लेकिन आपको वाइबल क्या है आपके लिए, वहाँ के कंडीशंस को देखते हुए ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके बारे में डॉक्टर शर्मा भी कह रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हेलो किसान जारी है, आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें, हमें व्हाट्सएप करें, ईमेल करें या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जी, अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं नए बागों की देखभाल के बारे में, फल के बागों के बारे में, और साथ ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं कैसे करें श्री अन्न का खाद्य प्रसंस्करण, कैसे खाद्य प्रसंस्करण को अपनाया जा सकता है। डॉक्टर चमनदीप जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी 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 एक कॉलर है मैम, पहले उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो 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 जी, दिनेश मिश्रा जी छतरपुर मध्य प्रदेश से हैं। दिनेश जी सवाल बताएं। मैडम मैं ये जानना चाह रहा था। जी बताएं, सवाल बताइए, हम सुन रहे हैं आपको। मैडम ये जानना चाहता हूँ कि बागवानी करवाना चाहता हूँ मैं, इधर पे जमीन है मेरे पास 10 एकड़। जी, तो क्या जानना चाहते हैं इसमें? बहुत अच्छी बात है, आप सोच रहे हैं बागवानी के बारे में। भैया बागवानी करवाना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे तो थोड़ा सा डिटेल मिल जाता है कहाँ से क्या संपर्क करना पड़ेगा। सर कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, देखिए ऐसा है कि जब हम बाग लगाते हैं तो एक तो हम ये सबसे पहले डिसाइड करते हैं कि हमें क्या लगाना है। दूसरी बात ये आ जाती है कि उसकी प्रजाति कौन सी लगानी है। ठीक है, तो वो बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पहले आप एक बात ध्यान रखें क्योंकि बागवानी बहुत लंबे समय तक चलने वाला व्यवसाय है, इसलिए इसमें कोई शॉर्टकट ना करें। आप जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे राय लें कि मैं यहाँ पर बाग लगाना चाहता हूँ, और अगर आपके पास पर्याप्त ज़मीन है तो बेहतर है कि आप 2-3 फसलें लगाएं। जैसे आप आम लगा रहे हैं तो साथ अमरूद भी लगा सकते हैं, नींबू वर्गीय फल भी लगा सकते हैं। तो अपनी ज़मीन को बांट के लगाएं, क्योंकि एक ही चीज़ का अगर बहुत बड़ा बाग होता है, अगर इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर होता है तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो कम से कम अगर आपके पास इतनी ज़मीन है तो आप जो है वहाँ 2-3 फसलें लगाएं और नई प्रजातियाँ लगाएं और उत्तम प्रजातियाँ लगाएं। और उसके लिए ये प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ेगी कि हम कितने क्षेत्र में हम आम लगाएंगे। अगर हम आम की बात कर रहे हैं तो कौन सी प्रजाति होगी, कितनी दूरी पे लगेगी, कितने हमें पौधे चाहिए होंगे, पौधा हम कहाँ से लेंगे। तो इन सारी बातों को जब आप पहले प्लान कर लें, जिसको हम होमवर्क कहते हैं, जब ये सारी चीज़ें आप प्लान कर लें फिर आप खेत में उतरें। जी, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें करनी पड़ेंगी। आपको वहाँ की मिट्टी चेक करानी पड़ेगी, वहाँ का पीएच मान कितना है, वहाँ की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, जिसमें हम नमक कहते हैं, मिट्टी की कितनी है, पानी में कहीं नमक तो नहीं है। अगर पानी में नमक है तो वहाँ पे आप अंगूर, नींबू वर्गीय फल या आम जैसी फसलें नहीं लगा सकते। तो इन सारी वहाँ का जो जल स्तर है वो कितना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर नहर के किनारे खेत होते हैं उनका जल स्तर बहुत ऊपर रहता है, बरसात के दिनों में वहाँ वाटर लॉगिंग हो जाती है तो वहाँ आपके पौधे सड़ जाएंगे, है ना। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखिए, जब पहले प्लान करेंगे उसके हिसाब से आप फसल चुनेंगे। बाकी जो जहाँ तक फसल लगाने की बात है उसकी पद्धति लगभग एक जैसी है, उसकी जो टेक्निक है वो तो लगभग एक जैसी है, लेकिन ये बहुत आवश्यक है कि हम कौन सी फसल चुनें। जब हम गड्ढा खोद रहे हैं तो हम एक अच्छा एयर कंडीशनर कैसे बनाएं ताकि उसकी जल धारण क्षमता बहुत अच्छी रहे। वहाँ ऐसा तो नहीं कि इरिगेशन वाटर में नमक है, नमक होगा तो पौधे को जला देगा,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो इन सारी बातों की प्लानिंग बहुत आवश्यक है, क्योंकि अदरवाइज एक बार आपने गलत चीज़ लगा दी तो फिर आप उसको 10 साल 12 साल के बाद आप उसको रेक्टिफाई न करना चाहेंगे, नहीं आप कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें कि पहले होमवर्क करें और उसके हिसाब से फिर बाग लगाना शुरू करें। और मैं अपने किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनके पास जोत छोटी है, वो कई बार कहते हैं कि अगर मैं आम लगा दूंगा तो मैं कुछ नहीं लगा पाऊंगा। तो ऐसा नहीं होता कि शुरुआत के 3 से 4 साल तक जब तक उस पर कोई फल नहीं आ रहा तब तक आप उसमें अंतर्वर्ती फसलें लगाएं। उसके बीच में जो भी खाली जगह है उसमें आप मेडिसिनल प्लांट लगा सकते हैं, उसमें आप सब्जी लगा सकते हैं, उसमें आप दालों जैसी दालें लगा सकते हैं। तो कोई बेल वाली सब्जी न लगाएं, अन्यथा उससे क्या होगा कि आपको ऐसे समय में जब बाग आपको कुछ नहीं दे रहा उस वक्त भी आपको कुछ न कुछ आय मिलती रहेगी। तो हमारे छोटी जोत के जो किसान हैं मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो जरूर बाग लगाएं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं चमन जी से। चमनदीप जी, अब आपसे जानना चाहूँगी मिलेट्स को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की क्या इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या है, जिससे जुड़कर हमारे जो युवा हैं, जो किसान हैं, जो कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, श्री अन्न से जुड़े हुए, और उनके लिए क्या विकल्प हैं? जी देखिए, भारत सरकार ने 2 स्कीम्स मेजर इसमें लॉन्च कर रही है। एक है PMFME स्कीम और एक देती है MSME स्कीम। जो PMFME स्कीम है उसके अंदर 10 लाख तक का लोन मिलता है 35% सब्सिडी के साथ में। पर जो MSME स्कीम है उसके अंदर 1 करोड़ तक मिलता है, उसके अंदर 15% सब्सिडी है। उसके बाद में जो PMFME स्कीम है वो उसमें आप बेकरी यूनिट्स के लिए भी मशीन्स अवेलेबल हैं जो श्री अन्न से रिलेटेड है, या और भी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन से रिलेटेड सारे उसमें मिलते हैं, जिसके अंदर SHGs को भी मौका दिया जाता है, FPOs को भी, जो ग्रुप अप्रोच हम बोलते हैं। अगर अकेले और इंडिविजुअली अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, लेना चाहते हो इन दोनों स्कीम्स का लाभ, तो वो भी आप ले सकते हो। उसके साथ साथ जो राजस्थान गवर्नमेंट है या जो स्टेट है और सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, वो जो मिलेट्स हैं उनको उनका जो मील है वो मिड डे मील में भी इंट्रोड्यूस कर रही है स्कूल्स के अंदर बच्चों को। और उसके साथ साथ जो इंदिरा रसोई योजना है या जो भी गवर्नमेंट के जो भी मील्स से रिलेटेड जो भी सेंटर्स हैं उसके अंदर भी मिलेट्स को किया जा रहा है, जिसके अंदर फिर वो फर्दर टेंडर्स के लिए खुद को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जिसके अंदर इंडियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो सके। जी 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 बिल्कुल। अब एक सर हमारे पास व्हाट्सएप सवाल आया, वो भी ले लेते हैं। उससे पहले कॉलर हैं, कॉलर से बात करते हैं। मेहुल हैं जींद हरियाणा से। मेहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो हेलो मेहुल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? अपना सवाल बताएं। जी, हमारा सवाल ये है कि हमारा अमरूद का जो पेड़ है उसमें फल कम आ रहा है। ठीक है, अमरूद के पेड़ में फल कम आ रहे हैं सर। अच्छा, देखिए ऐसा है कि जैसा मैंने अभी कहा कि जब भी आप बाग लगाएं तो जो पौधा हम लगाते हैं वो किसी विश्वसनीय जगह से खरीदना चाहिए। कभी भी आप वैसे रोड साइड से या कोई दरवाजे पर बेचने आ जाता है उनसे आप पौधा ले लेते हैं जिसकी गुणवत्ता, जिसकी प्रजाति, जिसके माँ बाप पेडिग्री कुछ नहीं आपको पता। तो मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जनरली क्या होता है कि ऐसे लोग आपको बीजू पौधा दे जाते हैं और बीजू पौधा फलत में आने में कम से कम 7-8 साल ले लेता है और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि उसके फल की गुणवत्ता अच्छी होगी, खाने लायक वो होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि अगर वो पौधा किसी नॉन प्रजाति का है, आप जानते हैं किस प्रजाति का, और अगर आपने किसी रजिस्टर्ड नर्सरी या किसी सरकारी नर्सरी से पौधा खरीदा है तो आप उसमें इंतज़ार करें, उसमें फल आएगा। उसमें जो है खाद और पानी का उचित प्रबंध करें। जुलाई के महीने में जैसे हम कहते हैं कि जुलाई के महीने में उसमें फर्टिलाइज़र देना शुरू करना चाहिए, क्योंकि जुलाई के महीने से फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। जून के अंत से भी शुरू कर सकते हैं आप। तो वो जो फसल जो विंटर में आपकी आएगी वो बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली होगी। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पौधा लगाएं, पौधा हमेशा विश्वसनीय जगह से लगाएं, चाहे वो ICAR की नर्सरी हो, इंस्टीट्यूट की, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की हो, स्टेट डिपार्टमेंट की हो, या अगर प्राइवेट है तो वो प्रमाणित होनी चाहिए। तो ऐसी नर्सरी से अगर आप किसी अच्छी प्रजाति का जो आप लगाना चाहते हैं उसका पौधा आप लगाएंगे तो इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। जी सर, एक मेरे पास ईमेल व्हाट्सएप सवाल भी आया हुआ है जो कि हम ले लेते हैं, बाग से जुड़ा हुआ है। और ये सुनील जी हैं जिन्होंने उत्तराखंड से सवाल भेजा है और ये जानना चाहते हैं बाग में नए पेड़ लगाने
के बारे में जानकारी चाहते हैं और खाद का कैसे इस्तेमाल करें ये जानना चाहते हैं। देखिए उत्तराखंड में क्या है कि दोनों तरह की जलवायु है। जी जी। अब मुझे नहीं पता कि ये किस जलवायु से हैं, क्योंकि अगर ये कोटद्वार से हैं। अच्छा, कोटद्वार से हैं, तो ऐसा है कि अगर कोटद्वार का एरिया अगर आपका प्लेन है, गर्म है, तो वहाँ पे आप आम या लीची या आप नींबू वर्गीय फल वहाँ लगा सकते हैं। और अगर वो पहाड़ी एरिया, वहाँ ठंड ज़्यादा होती है, तो उस क्षेत्र में फिर आप जो है आड़ू लगा सकते हैं और खुबानी लगा सकते हैं, प्लम लगा सकते हैं, जो लोचिल वेराइटीज़ हैं एप्पल की, उनको लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारे फल हैं, तो इनको आप अपने देख के लगा के देख सकते हैं। लेकिन ये आवश्यक है आप अपने आसपास ज़रूर देख लें कि वहाँ पे कौन से पौधे अच्छे उगते हैं, उन्हीं की उन्नत प्रजातियाँ आप अपने यहाँ लगाएं। वहाँ जो है आपके यहाँ पंतनगर विश्वविद्यालय है, जो बहुत अच्छा विश्वविद्यालय माना जाता है कृषि का, तो आप उनसे भी परामर्श लें। और अगर वहाँ पे पहाड़ी जलवायु है तो फिर आप उस पर टेम्परेट फ्रूट लगाएं। और लेकिन जो टेम्परेट फ्रूट्स होंगे, पहाड़ी फल होंगे, उनके लगाने का जो समय होगा वो दिसंबर जनवरी होगा, वो इस वक्त नहीं लगेंगे। और अगर गर्म इलाका है तो उसमें इस वक्त आप फल लगा सकते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है सर। तो अब आप चलते हैं, हम बात करते हैं मिलेट्स पर। और मैम, जैसे कि आपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में बताया, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका आर्थिक महत्व क्या है, क्योंकि प्रसंस्करण का मतलब ये होता है कि उसको प्रोसेस करना, जिससे एक मूल्य संवर्धन भी होता है। तो ऐसे में हमारे किसानों की आय में वृद्धि करने के अगर कनेक्शन में हम बात करें तो इसका आर्थिक महत्व क्या है? देखिए, इसके अंदर ये है कि किसान बोते तो मिलेट्स ये सब किसान ही बोते हैं जितना भी है, और उसके साथ साथ वो किस तरीके से खुद को आगे और चीज़ों में भी इन्वॉल्व कर सकें, प्रोसेसिंग में, प्रसंस्करण में, वैल्यू एडिशन में, उसके लिए इन सब स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर मिल जाती है। साथ की साथ जो किसान है वो भी एक अच्छे से उद्यमी बन सकते, उसमें जगह पर बनते हैं और वो अच्छा सेल आउट होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इसके अंदर एफपीओज और एसएचजीज को इन्वॉल्व किया, ताकि जो भी रूरल बेस्ड अगर समूह है, महिलाएं हैं या किसान है, अगर वो अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं, जैसे बाजरा है उसके अंदर वो बेकरी प्रोडक्ट्स अगर बना लेते हैं, बिस्किट्स वगैरह, क्योंकि उनके लिए मात्र 2.5 से 3 लाख तक में अच्छी मशीन आ जाएगी। तो इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कि वो बेकरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा खोलें, या कि हम बात करें तो रेस्टोरेंट्स की तरफ जाएं, या प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन है उससे, या वो कच्चा माल भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकते हैं मिलेट्स का, क्योंकि बाजरा सबसे ज़्यादा जैसे भारत में होता है, पर हम बाकी बात करें जैसे रागी है, या और हम सामक की बात करें जो कि नवरात्रों में ज़्यादा खाया जाता है, राजगिरी है, तो उन सब चीज़ों पर भी फोकस किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन सब से रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स को बेच सके, इससे इनकी आर्थिक आय भी बढ़ सकती है। जी जी, बिल्कुल ठीक है। तो मैम, ये तो बात हुई कि कैसे हमारे किसान इससे इसका प्रोसेस करके और अधिक लाभ ले सकते हैं। मैं देखती हूँ कुछ अगर और सवाल आए होंगे व्हाट्सएप सवाल, तो वो भी हम कार्यक्रम में शामिल कर लेंगे। और ये मैम मिलेट से जुड़ा ही हुआ सवाल है, श्याम सिंह है हिमाचल प्रदेश से, शिमला से, और ये जानना चाहते हैं श्री अन्न से बेबी फूड क्या बन सकते हैं, उसकी जानकारी चाहते हैं। जैसा कि आपने हमने रिपोर्ट में भी बताया था कि अब बच्चों के लिए भी श्री अन्न का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। जी बिल्कुल, जैसे बेबी फूड, बिल्कुल जैसे बाजरा है उससे रिलेटेड, अगर आटे से रिलेटेड हम उनको बना करके जैसे सेरेलैक देते हैं, उसके अलावा हम इनसे बनाए हुए पेस्ट को भी अगर हम बच्चों को खिलाते हैं तो उनके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करेंगे, जिससे बच्चों को लूज मोशंस लग जाता है या गैस की प्रॉब्लम होती है छोटे बच्चों को, तो उन सब चीज़ों से भी बहुत अच्छे से राहत मिल पाएगी। और साथ ही साथ इनमें प्रोटीन बहुत होता है, फाइबर की बहुत अच्छी मात्रा होती है, कैल्शियम है, आयरन है, जिसको कि बच्चों को तो ग्रो अप एज है तो उसमें ज़रूरत होती है। साथ ही साथ एडल्ट विमेंस भी, अगर टीनेजर गर्ल्स हैं, एडल्ट विमेन या प्रेग्नेंट विमेंस भी उसको कंज्यूम करती हैं, तो उनको आयरन से रिलेटेड बहुत अच्छा एक मिल सकता है, फोर्टिफाइड वैरायटी एज हम कहें न्यूट्रिशन लेवल की तरफ से। और बच्चों के लिए आप बिल्कुल बेबी फूड उसको तैयार कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं तो जैसे मटर हैं या फ्लैक्सेस हैं बाजरा से बने हुए, तो वो बहुत अच्छा बच्चों के लिए एक अच्छा प्रोसेस्ड फूड हो जाएगा, जिससे कि उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ेगी और इकोनॉमिकली भी वो साउंड हो सकता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो
काफ़ी जानकारी आपने दी कि कैसे हमारे जो दर्शक है या फिर किसान जो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो किस किस तरह की चीज़ें प्रोसेस कर बना सकते हैं, जिसमें बेबी फूड भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण अंग है। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी हेलो किसान जारी रहेगा। अगर आप नए बागों की देखभाल से जुड़े हुए या उनकी स्थापना से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न हम तक पहुँचाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें, ईमेल करें, कॉल करें, या फिर मिलेट्स यानी श्री अन्न के प्रसंस्करण के विषय को भी आज हम आप तक पहुँचा रहे हैं। होगी मुलाकात इस छोटे से ब्रेक के बाद। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोक किसान। आज हम बात कर रहे हैं मिलेट्स के खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग की और साथ ही बागों की देखभाल के बारे में भी। और अब मैम हमारे साथ लगातार चमनदीप जी बनी हुई है, उनसे हम बात कर रहे हैं मिलेट्स के खाद्य प्रसंस्करण की। और डॉक्टर राधा मोहन शर्मा जी हमारे स्टूडियो में है जो कि हमें जानकारी दे रहे हैं नए बागों के बारे में। तो सर ये तो बात हुई कि आपने बताया कि कौन सा फल कैसे चुने, इस बात का ध्यान रखें। बीज का चुनाव करते हुए बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये 2-4 महीने की फसल नहीं, इसमें सालों साल लगते हैं और 4-5 साल बाद आप सोचें कि आपने गलती कर दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी बाग की स्थापना करें तो उस स्थान का चुनाव कैसे करें, कौन सी बातें यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए कि ये जो भूमि है ये इस फल के बाग के लिए उपयुक्त है? देखिए सबसे पहली बात है स्थान का चुनाव जो आपने बात की उसमें मृदा। तो मिट्टी में सबसे पहली चीज़ आती है उसका पीएच मान। तो 5.5 से 7 के बीच में अगर पीएच मान है तो वो उत्तम माना जाता है फलों की खेती के लिए। उसके साथ ही उस ज़मीन की गहराई कितनी है, क्योंकि नीचे कोई कंकड़ पत्थर या चट्टान नहीं होनी चाहिए, कम से कम 3 से 4 मीटर तक। तो मिट्टी की गहराई अच्छी होनी चाहिए। तीसरी बात आती है वहाँ की लवणता कितनी है, जिसको हम वैज्ञानिक भाषा में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहते हैं। तो अगर हम जैसे जो लवण के प्रति जो है सहिष्णु पौधे हैं उनके लिए हम मान के चलते हैं कि 1 डेसीसीमेन से मतलब खार जो होती है सर मिट्टी में वो, हाँ, जो नमक मिट्टी में जो नमक होता है। साथ ही साथ ये समस्या पानी की भी हो सकती है, क्योंकि बाग लगाते वक्त हम गड्ढे की मिट्टी को तो रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन इरिगेशन वाटर को रिप्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक बाग रहेगा आपको वही पानी से सिंचाई करनी है। तो साथ ही साथ जो पानी की जो लवणता है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि उससे लवणता बढ़ती है मिट्टी की। साथ ही साथ वहाँ का जल स्तर कितना है, क्योंकि ऐसा न हो कि आपने पौधा लगा दिया, पौधा बड़ा हुआ और उस नीचे से वाटर टेबल इतना ऊपर आ गया कि उसकी जड़ें उसमें सबमर्ज कर गई तो वो सड़ गया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं कि मिट्टी की गहराई की जो कैसी है, मृदा का स्वभाव कैसा है, कि वो तो हम चलो मैनिपुलेट कर लेते हैं कि जैसे हमने गड्ढा खोदा, अगर वहाँ रेतीली मिट्टी है तो हम उसमें कुछ तालाबों की चिकनी मिट्टी या धान के खेत की मिट्टी मिला के एक कंडीशनर बना सकते हैं, या बहुत भारी मिट्टी है तो हम उसमें रेत मिला सकते हैं। लेकिन मृदा की गहराई, वहाँ का वाटर टेबल, लवणता, इरिगेशन वाटर की क्वालिटी कैसी है, इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। और इन सारी बातों को जब आप ध्यान में रखें तभी जो है बाग का प्रोग्राम बनाए कि हमें कौन सा फल लगाना और कौन सी प्रजाति लगाना। जी चलिए, एक हमारे पास कॉल आया है, अनमोल जी का है, उनसे हम बात कर लेते हैं। हेलो हेलो जी नमस्कार अनमोल जी, बताइए क्या सवाल है? जी हमारा सवाल ये है, मैंने नारियल का खाया था जी, वो ये वो चुका है। नहीं समझ आ रहा है, आप एक बार फिर से अनमोल जी अपना सवाल बताएं, आवाज़ आपकी क्रैक हो रही है। जी हमने नारियल का पेड़ लगाया पौधा। सर समझ आ रहा है आपको? किसका? अमरूद का? वो सूख चुका है। नारियल? हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा फिर सूख गया वो? तो अनमोल जी ऐसा है कि नारियल, देखिए 3 तरह की जलवायु है भारत में। एक जिसको हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, जो समुद्र के आसपास या जो दक्षिण भारत की जो जलवायु है कि जहाँ हमेशा नमी ज़्यादा रहती है और तापमान 26-27 डिग्री रहता है। जी। तो और दूसरी जलवायु है सब ट्रॉपिकल।
जो कि जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ जहाँ सीवियर हॉट, सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठंड का स्वरूप थोड़ा सा छोटा रहेगा लेकिन बहुत ठंड होती है। और तीसरा होता है पहाड़ी, जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, गर्मी कम पड़ती है। तो जो नारियल है वो ट्रॉपिकल जलवायु का पौधा है। वो हमेशा समुद्री एरिया में या ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा होता है कि जहाँ तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर होता है। वो जो है आपका जो एरिया है बिल्कुल वो तो उस एरिया में मेरठ और ग्वालियर वाले क्षेत्र में तो तापमान कभी कभी 50 को भी टच कर जाता है और सूखी गर्मी होती है, लू चलती है। तो इसलिए उसके लिए वो जलवायु ठीक नहीं है। अतः आप इस तरह की फसल न लगाएं, और जब भी लगाएं तो वहाँ पे आपका विश्वविद्यालय है, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय है, भिंड में केवी भी है, तो आप पहले उनसे संपर्क करें और कौन सा फल और कौन सी प्रजाति लगाएं। यहाँ पर हमने लेकिन इन इलाकों में खजूर हमने देखा काफी सक्सेसफुली होता है। देखिए खजूर और उसका जो है बहुत अंतर है। खजूर के लिए तो कहते हैं कि जो है पैर जमीन में, सर अगर आग में हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। और दूसरा क्या है कि खजूर की लवणता बहुत, जिस क्षेत्र में बहुत ही नमक ज़्यादा हो वहाँ पर भी खजूर हो जाता है। और जैसलमेर का जो एरिया इसीलिए खजूर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो खजूर की जो जलवायु हो वो अलग है। खजूर तो अपने क्षेत्र में बहुत सारा पाया जाता है, और जहाँ आप रह रहे हैं भिंड ग्वालियर उस क्षेत्र में भी आपको वाइल्ड बहुत मिलेगा। लेकिन वहाँ पे आप नारियल नहीं लगा सकते, क्योंकि नारियल के लिए ट्रॉपिकल जलवायु की ज़रूरत है, जो आपके यहाँ नहीं है। जी, अब चमनदीप जी के पास चलते हैं। मैम, आर्थिक महत्व के बारे में हमने जान लिया, अब साथ में आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे नए किसान हैं, अगर वो ऐसे कोई यूनिट स्थापित करना चाहते हैं, यानी मिलेट्स की खेती भी करें और एक छोटी सी यूनिट भी अपने गांव में लगा लें, तो उनके लिए क्या सजेशन रहेगा आपका? देखिए, उनके लिए यही सजेशन है कि जैसे वो ग्रुप में काम करें। एक तो सबसे पहले इंडिविजुअल अप्रोच ना अपना के एसएचजी है या एफपीओ के रूप में काम कर रहे हैं, जिससे उनको पर पर्सन को 40,000 रुपया पीएमएफएमई के अंडर दिया जाता है। अगर 20 लोग होंगे तो पर पर्सन को 40,000 रुपया दिया जाएगा। तो ऐसे 20 लोगों को उससे वो एक मशीन ले सकते हैं, जिनका नॉमिनल खर्चा लगभग 2 से 3 लाख होता है। उसके अलावा आप कच्चा माल जितना करते हो, तो वो आप किसान हो तो आप अपने प्रोडक्टिविटी आपकी होती है तो आप उसको यूज कर सकते हो, और जिससे कि आप इजीली आप करा सकते हो अच्छे से आप प्रोडक्ट्स बना करके। क्योंकि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है बहुत अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग्स होती हैं, और हमारा यही एम्फेसिस होता है, क्योंकि कोई भी चीज रॉकेट साइंस या बहुत ज्यादा टफ नहीं है। जी, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, बस हमको उसका ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से हम सोचते रह जाते हैं कि हम बेकरी कैसे खोलेंगे, बल्कि उनको बनाना 1 घंटे में बिस्किट है या केक है बन करके तैयार हो जाते हैं, नॉमिनल घर पे भी तैयार हो जाते हैं। और अगर हम प्रोसेसिंग यूनिट की अगर हम बात करते हैं, जो 1.5 लाख 2 लाख के बीच में आएगी मशीन, उससे भी तैयार हो जाएगा। 10 लाख तक का तो लोन प्रोवाइड करती है बेकरी, और इन सब के लिए 10 लाख तक की जरूरत नहीं है। किसान अगर करना चाहता है, मुश्किल से 1.5 लाख 2 लाख तक का मशीन आएगी, बाकी जो कच्चा माल है वो आएगा। तो इसके अंदर एंटरप्रेन्योर अगर हम बात करें तो लगभग अगर आपके पास में 3 लाख तक की भी पूंजी है तो आप शुरुआत कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सी एसएचजी महिलाएं हैं जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र सवाई माधोपुर से ट्रेनिंग लेकर के गई हैं और अच्छा अर्न कर रही हैं अपने छोटे लेवल पर भी। तो इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि किसान इससे से ज्यादा जुड़े, और गवर्नमेंट हर फैसिलिटी देने के लिए तैयार है। इसीलिए वो इसको स्क्रीन में लेकर के आइए, क्योंकि ये हेल्थ वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसके इकोनॉमिक फायदे किसान को भी मिले, यही सबसे बड़ा भारत सरकार का एक वो नियम। जी 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 ठीक है। सर, एक हमारे पास सवाल आया है, ये बागवानी से जुड़ा हुआ है। महेश मीणा है राजस्थान से, और ये जानना चाहते हैं कि क्या अमरूद के बाग में नैनो यूरिया या फिर नैनो डीएपी का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर हाँ तो इसकी डोज क्या होनी चाहिए? देखिए, नैनो यूरिया पे अभी जो है रिकमेंडेशंस नहीं आई हैं, वैज्ञानिक लोग काम कर रहे हैं, तो उसकी अभी थोड़ा सा सीरियल क्रॉप्स पे काम कर रहे हैं, तो अभी इसकी रिकमेंडेशन बागों के लिए नहीं आई है। तो मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकता, क्योंकि जब इसकी रिकमेंडेशन, क्योंकि किसान को वो बात बताई जाती है जो रिकमेंडेड हो जाती है कि नहीं, इसके परीक्षण पूरे हो चुके हैं और आप अब इसको यूज कर सकते हैं। तो बेहतर है कि अभी आप जो ट्रेडिशनल फर्टिलाइजर्स हमारे हैं या ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं, चाहे फार्म यार्ड मैन्योर है, वर्मी कंपोस्ट है, आप उसको डालें, और साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो कमर्शियल फर्टिलाइजर मार्केट में आ रहे हैं अभी आप उनको डालें। नैनो यूरिया की रिकमेंडेशन अभी फलों में नहीं दी गई।
ठीक है, पूनम चंद जलगांव महाराष्ट्र से एक कॉलर है, आइए बात करते हैं। हेलो पूनम जी, नमस्कार, हेलो किसान में स्वागत है आपका। सवाल बताएं। हाँ जी जी नमस्कार, सवाल बताएं सर। जी नमस्कार। नमस्कार। हमारे महाराष्ट्र में केसर नाम से एक आम बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, तो वो हर सालाना आता है या एक साल बाद आता है? ठीक है सर। देखिए वो वैरायटी कैसी रहेगी? देखिए वो केसर नाम से जाना जा रहा है। हाँ देखिए, प्रजाति वो बेसिकली गुजरात की प्रजाति है, ठीक है। हाँ। उसका जो व्यावसायिक उत्पादन जो है गुजरात में होता है, और अन्यथा अगर आप वहाँ लगा रहे हैं, अगर वो हो रही है तो आप उसकी खेती कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो आम एक्सपोर्ट होता है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छी है, और वो हमारे यहाँ भी जो है, जो उत्तर भारत में भी बहुत जल्दी आता है, उसमें अच्छा मुनाफा है। तो बेहतर है कि अगर आप देख लें कि अगर उसका उत्पादन आपके क्षेत्र में बढ़िया हो रहा है, और जो भी नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय आपके यहाँ उनसे भी एक बार राय अपने क्षेत्र, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु के बारे में उन लोगों को ज़्यादा पता रहता है, तो वो आपको गाइड करते हैं। लेकिन अगर आप देखते हैं कि आपके आसपास कहीं वो हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि वो फिर आपके यहाँ भी हो जाएगा और आप उसको लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और सर एक और मेरे पास सवाल आया हुआ है, ये हमारे दर्शक हैं, इनका नाम है गुणवीर सिंह, हिसार हरियाणा से। हाँ। और ये कह रहे हैं कि इन्होंने अशोक के पौधे लगाए और इसमें बढ़वार देखने को नहीं मिल रही है, क्या वजह हो सकती है? देखिए ये तो ऑर्नामेंटल प्लांट है, और जो है लैंडस्केपिंग के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक जो जितना मैं जनरल समझ पा रहा हूँ, हालांकि फल वृक्ष नहीं है, लेकिन जब भी हम इस तरह के पौधे, बड़े पौधे लगाएं, तो उसमें गड्ढा करके, अगर आप सही गड्ढा करते हैं, एक क्यूबिक मीटर का गड्ढा करके अच्छी गोबर की खाद डालते हैं, तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो हो सकता है कि आपके जहाँ आपने जो बहुत थोड़ा सा गड्ढा, 1 फीट गड्ढा करके अगर आपने गाड़ दिया हो और मिट्टी वहाँ की अगर हार्ड होगी, पानी नहीं होगा, तो ऐसे केस में पौधे की बढ़वार धीमे होती है, या नीचे कोई चट्टान अगर आ जाएगी तो आगे नहीं भी होगी। तो इसलिए जब भी जो पेरिनियल पौधे जब आप लगाएं, तो कम से कम 1 क्यूबिक मीटर गहरा गड्ढा करके फिर उसमें गोबर की खाद वगैरह मिला के लगाएंगे, तो 2 या 3 साल में आपका पौधा आपसे बड़ा हो जाएगा। जी जी जी। एक कॉलर है, आइए बात करते हैं उनसे। हेलो 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 हेलो, मत करे जी। जी नमस्कार नमस्कार, हम सुन पा रहे हैं आपको। जी बताइए, अपना प्रश्न बताएं। हेलो जी। हाँ आप बताइए। हम आपको अरे एप्पल का फल था, पेड़ था, वो सूख गया दीदी। किसका फल था? अपना नाम पहले अपना नाम बताएं। सर ये एप्पल बोल रहे थे ना शायद? नहीं, वो फल का पेड़ था, बस इतना ही समझ में आया। एप्पल बोला, एप्पल का पेड़ था, सूख गया। श्रीनगर से था एक और। अच्छा, श्रीनगर कश्मीर से? जी जी यही बता रहे थे जी, मुझे जानकारी ऊपर से रही। नहीं, अब ऐसा है कि पौधा सूखने की बहुत वजह हो सकती है, है ना। उसमें पानी भर गया, उसमें कोई जड़ में बीमारी लग गई हो, उसमें कोई कीड़ा लग गया हो, तो ये तो जब उसमें कोई दिक्कत आ रही होती है, तो हाँ, तो पौधे का जो सिम्टम होता है वो बताता है। अब अगर वो सूख गया है तो उसकी बहुत सारी वजह है, और इस स्तर पे अब ये नहीं कहा जा सकता है कि उसकी सूखने की वजह क्या रही होगी, या आपने कोई ऐसा पौधा लगा दिया जो वहाँ की जलवायु के लिए जो है सूटेबल ही नहीं था। तो ये बहुत सारी वजह हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए हम दर्शकों से कहते हैं कि आप नेटवर्क क्षेत्र से कॉल करें, अपना सवाल मन में सोच लें और पूरी बात बताएं। देखिए आपका कॉल भी आया, पूरी बात भी नहीं हो पाई, और आपको उस तरीके से हम सीधा सटीक जवाब नहीं दे पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है हमारे दर्शक इस बात का अवश्य ध्यान रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेलो के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान
शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हेलो किसान आप देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं मोटे अनाज के प्रसंस्करण की और साथ ही फलों के बागों की देखभाल के बारे में। सर एक मेरे पास व्हाट्सएप सवाल आया है और ये दर्शक जो हैं ये मध्य प्रदेश के हैं। ये बेर का बाग लगाना चाहते हैं और मैं क्षेत्र भी बता दूं इनका कहाँ से है। ये रायसेन मध्य प्रदेश से हैं। इनका नाम है महाराज सिंह मीणा। अच्छा मीना जी, देखिए बेर की फसल बहुत अच्छी है। आपने इस फसल का चुनाव किया है, बहुत अच्छी फसल है क्योंकि ये बहुत कम पानी में और बहुत कम केयर में भी इसका उत्पादन किया जा सकता है। जहाँ तक बेर लगाने की बात है, इसमें बहुत सारी प्रजातियाँ हैं। तो एक तो मैं आपको ये कहूँगा कि अलग अलग प्रजातियाँ लगाएं ताकि आपका जो मार्केट है वो लंबा चले। जैसे मैं बात करूँ गोला जो सबसे पहले आता है, तो गोला जो है जनवरी के लास्ट में उत्तर भारत में उसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर बनारसी कड़ा का है, उसके बाद पोंडा एक बहुत अच्छी प्रजाति है और उमरान जो है वो बहुत लेट प्रजाति है। इसके साथ साथ एक नई प्रजाति जो आजकल लोग बहुत लगा रहे हैं वो सेब के नाम से आ रही है, एप्पल बेर जिसको बोलते हैं। तो ये जो कुछ प्रजातियां हैं ये व्यावसायिक उत्पादन के लिए बहुत अच्छी हैं और इनके पौधे जो है हमारा जो सेंट्रल एरिड हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बीकानेर का, वो उस पर एक्सक्लूसिवली इसी पर काम कर रहे हैं। तो उनको आपको अच्छी गुणवत्ता वाला पौधा आप वहाँ से लें। या फिर आपके ग्वालियर में जो है वहाँ पे भी कुछ बेर का बाग है और वहाँ पता कर लीजिएगा, वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र के शायद वो भी पौधे जो है वहाँ लगा रहे होंगे, तो आप उनसे भी प्लांटिंग मिट्टी ले सकते हैं। लेकिन पौधा जो आप लें वो विश्वसनीय जगह से लें, इसलिए जो आपको उत्पादन मिले वो व्यावसायिक स्तर का मिले, अच्छी गुणवत्ता वाले फलों का मिले। तो ये कुछ प्रजातियाँ। सर एक और सवाल ले लेते हैं, व्हाट्सएप सवाल ही है ये, और लोकेंद्र सिंह हैं जिन्होंने हमें सोनगरा से कॉल किया है, मैसेज किया है सोनगरा से। और इन्होंने जो सवाल किया है वो ये है कि संतरे का बाग इन्होंने लगाया है लेकिन उसमें 15 साल हो गए, फल नहीं आया कभी। देखिए मुझे जगह का पता नहीं है। संतरा जो फल है राजगढ़ से है सर, ये जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश। अच्छा देखिए संतरा जो है मैंडरिन जिसको बोलते हैं, मैंडरिन सब जगह नहीं हो सकता। मैंडरिन जो है कुछ खास जलवायु में ही होता है, इसीलिए मैंडरिन को हमेशा उस स्थान के नाम से जाना जाता है, जैसे नागपुर मैंडरिन है ना। तो नागपुर के आसपास के जो थोड़े एरिया हैं वहाँ पे आप उसको लगा सकते हैं। इसी तरह कुर्ग मैंडरिन, जैसे कर्नाटका में कुर्ग एक जगह है तो वहाँ से जो संतरा होता है उसको हम कुर्ग बोलते हैं। दार्जिलिंग मैंडरिन, सिक्किम मैंडरिन है ना, तो नॉर्थ ईस्ट में जो कुछ हिल्स हैं। तो इसीलिए कहता हूँ कि संतरा जो है हर जगह नहीं लगाया जा सकता, उसकी जो जलवायु की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत स्पेसिफिक है। तो ऐसी फसल आप न लगाएं, उससे अच्छा है कि आप मीठी नारंगी लगाएं जिसको आप मौसमी बोलते हैं। उसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, वो साउथ में भी होती है, वो महाराष्ट्र में भी होती है, उत्तर भारत में भी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से जिन फलों की जो है एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो, आप लाइम लगा सकते हैं, आप लेमन लगा सकते हैं। तो इनकी जो एडेप्टेबिलिटी है वो वाइड है कि सब जगह हो जाते हैं। लेकिन संतरा जो है सब जगह नहीं होता और अगर उस पर संतरा आएगा भी तो बहुत छोटा छोटा आएगा, उसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होगी, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए आगे से इस तरह की फसलों का चुनाव ना करें तो बेहतर रहेगा। जी जी। अब अंत में चमनप्रीत जी के पास चलते हैं। मैम हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो मिलेट्स का प्रसंस्करण करना चाहते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल अब कार्यक्रम को समाप्त करने का समय होगा, तो क्या है आपके क्लोजिंग पॉइंट्स? देखिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो गवर्नमेंट ने जो इसके ऊपर इनिशिएट लिया है, ये बहुत सोच समझ के ये स्कीम्स बनी हैं दोनों, जिसके अंदर किसानों के लिए और जो रूरल यूथ है, भले वो फीमेल है या मेल है, अगर वो आगे एंटरप्रेन्योर की तरफ बढ़ना चाहता है तो ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि बहुत ही लिमिटेड बजट के अंदर और वो अपना बहुत अच्छी एक प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी स्थापना कर सकता है, जिसके लिए हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है वो हर जिले के अंदर, हर भारत के अंदर मौजूद है, जिससे कि वो ट्रेनिंग प्राप्त कर सकता है। वहाँ पर एक होम साइंटिस्ट होती हैं जो प्रोसेसिंग का देती हैं, जिससे कि और गवर्नमेंट के अंदर हमको ही मास्टर ट्रेनर बनाया गया है। तो मैं भी जैसे इसके अंदर मास्टर ट्रेनिंग देती हूँ राजस्थान में, हर डिस्ट्रिक्ट में जा करके। मैं हूँ जैसे राजस्थान की, उदयपुर भी है, जयपुर भी है, और इसके ऊपर बहुत काम हुआ है।
लगभग 4 साल हो गए इस वाली स्कीम को चलते हुए। बहुत अच्छा काम हुआ है। ये एक अवेयरनेस पॉइंट है कि गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी स्कीम्स 2 लॉन्च कर रखी हैं और उसका फ़ायदा किसान और उनसे जुड़े जो रूरल यूथ अगर लेते हैं तो उनके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका होगा अपनी इकोनॉमी को जनरेट करने। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चमनदीप जी हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर अब अंत में आपसे भी वही सवाल, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे, क्या है आप क्लोजिंग पॉइंट्स आज के विषय से जुड़े हुए? विशेष पॉइंट मैं यही कहना चाहूँगा कि बरसात का समय चल रहा है, जिनके बाग लगे हुए हैं वो उसमें थोड़ा ध्यान रखें जल निकासी का, या आपने बाग लगाया है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही तो इस वक्त जो सबसे आवश्यक बात है वो खरपतवार नियंत्रण और जल निकासी, इन 2 बातों का आप विशेष ध्यान रखें अगर आपके यंग प्लांट्स हैं। और अगर आप लगाना चाहते हैं, हालांकि जो बाग लगाने की तैयारी वो हम गर्मियों से शुरू करते हैं, लेकिन इस वक्त भी मौका है कि आप जो है सही गड्ढा खोदें, सही प्रजाति का चुनाव करें, और ताकि आप 2 से 3 साल बाद आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाए। और उसके बीच में जो खाली जगह है उसका इस्तेमाल जरूर करें जब तक उसमें फल नहीं आता। जी 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 बिल्कुल, तो अपने भूमि का पूरा और उचित इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी स्टूडियो में आए और आज के विषय से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। धन्यवाद। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं जल्दी से उस पर भी नजर। अगला हमारा विषय है मुर्गी पालन और साथ ही हम आपको जानकारी देंगे मुर्गी पालन के अलावा बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें पहले से भी ईमेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें hellokisan2015@gmail.com। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर, यानी हमारा जो कॉल सेंटर नंबर है हेलो किसान का कॉल सेंटर नंबर, उस पर भी कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करें। और चलते चलते एक और जानकारी, आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल जो कि हमारा YouTube ID है उसे भी आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए लाइक ज़रूर करें, उन्हें कमेंट कर आप अपना फीडबैक भी हम तक पहुँचा सकते हैं। और यहाँ लेंगे इजाज़त, आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज बात करेंगे श्रीनगर की। यहाँ पर कामयाबी की तस्वीर दिखाएंगे, किस तरह से विकास हो रहा है, किस तरह से हमारे अन्नदाता जो है खेतीबाड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। पहले की तरह कुछ खौफ जो था लोगों के अंदर कम हुआ है और सामान्य जिंदगी वापस लौट रही है। हमने सिर्फ यूट्यूब और टीवी पे ही देखा है, आपके न्यूज़ चैनल्स के थ्रू देखा है, लेकिन सच में बहुत खूबसूरत है। धरती पे स्वर्ग क्या होता है हमने सच में देख लिया है। इतना बदल गया कश्मीर पहले से। बहुत पहले तो बहुत टूरिस्ट कम आता था, अब धीरे धीरे यहाँ काम भी बढ़ गया, हमारा रोजगार यही है। जम्मू कश्मीर से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 16 जुलाई मंगलवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। जॉब मार्केट की सिचुएशन, एडमिशन की टेंशन, वित्तीय बाजार की हलचल, हर सोमवार हम लाएंगे आपके इन सभी सवालों के जवाब। जगत जगत में एक नगर बसा जिसे है रुद्र ने रचा। यही पे शिप्रा बह रही, कथा युगों की कह रही, शिवा की ये शिवालिका।
नगर है ये अवंतिका, अवंतिका। अवंतिका सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे, पुनः प्रसारण दोपहर 12 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग हैं हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।